हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, जिसकी तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक सरयू का जो गद्य भाग है, उस गद्य भाग का पाठ पाजेब पाठ के जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं बेटा। तो यहाँ अपने इस वीडियो में आज इस पाजेब पाठ के जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, उन निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3 से चर्चा शुरू करेंगे बेटा। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लेवें और निबंधात्मक प्रश्न संख्या 3 पर अपना ध्यान केंद्रित करें और मेरे साथ साथ इस प्रश्न को समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 3 है, पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। देखिए बेटा, इससे पूर्व भी हमने 2 प्रश्न निबंधात्मक किए हैं जिनमें भी मनोवैज्ञानिक बात सामने आई है। पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी के अंदर मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है, यानी पूरी कहानी के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से कथानक को आगे बढ़ाया गया है बेटा। तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है बेटा। हम जानते हैं कि इस कहानी का मुख्य पात्र है आशुतोष है, और उसको लेकर के कथानक को आगे, कथानक का विकास कहानीकार ने किया है। पूरी कहानी उसी को लेकर के आगे बढ़ती है। इसके अतिरिक्त अगर हम पात्रों के चरित्र चित्रण की बात करें तो पात्रों के चरित्र चित्रण में भी मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ है बेटा। जो जिस अवस्था का बालक है, जो जिस अवस्था का व्यक्ति है, उस अवस्था के अनुसार उनकी सोच और उनके जो क्रियाकलाप है वो उभर करके सामने आते हैं। अब एक जो बच्चा होता है वो बड़ों जैसी बात नहीं कर सकता, बड़ा है वो बच्चों जैसी बात नहीं कर सकता, उम्र के अनुसार। और ये जो कुछ भी होता है ये किसके अनुसार है? मनोविज्ञान के अनुसार है। बच्चे जो कुछ भी अपनी उम्र के अनुसार कर रही हैं, वहां भी जो बच्चों का बाल मनोविज्ञान है वो उभरा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कहानी है, इस कहानी का घटनाक्रम जो चलता है वो पूरा का पूरा मनोविज्ञान पर आधारित है बेटा। तो चरित्र चित्रण में बाल मनोविज्ञान को आधार बनाया गया है, उसको माध्यम बनाया गया है। बौद्धिकता को कम, ये ध्यान रखना, बाल मनोविज्ञान को अधिक और बौद्धिकता को कम महत्व दिया गया है बेटा। इसके अतिरिक्त बच्चे जो होते हैं मन से कोमल, बुद्धि से कोमल होते हैं, जिनमें तर्क वितर्क करके अपनी बात को रखने की तर्कपूर्ण जो क्षमता होती है उसका अभाव होता है, वो चीज भी यहां दिखाई गई है। अक्सर बच्चे टेढ़े मेढ़े उटपटांग जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब देने की क्षमता उनमें नहीं होती है, या वो अपने आप को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ पाते हैं। एक छोटी उम्र का 8 वर्ष का बालक है और उसके सामने जिस प्रकार का घटनाक्रम चलता है, उस घटनाक्रमानुसार उससे जो प्रश्न किए जाते हैं, उस 8 वर्ष के बालक से उन प्रश्नों की उम्मीद कभी भी नहीं की जा सकती बेटा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यही एक मुख्य कारण उभरता है जिसकी वजह से आशुतोष है वो सही जवाब नहीं दे पाता है, या फिर यूं कहें कि वो प्रश्नों से इतना ज्यादा अपने आप को दबा लेता है, गिर जाता है कि अपना अपराध छिपाने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं बचता है। मतलब चारों ओर का जो उसके ऊपर घटनाक्रम आता है या उसके सामने जो प्रश्न पैदा किए जाते हैं उनसे वो गिर जाता है और अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कुछ सोचने को नहीं बचता है। इसके अलावा वह पिता के बदलते बार बार के जो स्वभाव है उसमें उलझ करके रह जाता है। आशुतोष के अतिरिक्त बाल पात्रों में मुन्नी भी है जो 4 वर्ष की है।
वह पाजेब चाहती है, वह पाजेब उसको उसकी पिता ने उसकी जिद पर बनवा करके उसको दी थी। पिता से जिद करती है, अपने बनवा करके पिता से वो जिद करती है और फिर उसकी बुआ उसको ला करके देती है। ऐसे में वो पाजेब पहन करके सबको दिखाती है। आशुतोष पहले तो उसके साथ जाता है इधर उधर आस पड़ोस के अंदर, बाद में फिर वही, वो भी तो एक बालक है, बच्चा है, वो भी कुछ मांगता है, मांगने के लिए जिद करता है, यानी बाइसिकल मांगता है। और उसकी बुआ उसे कहती है अब की बार जन्मदिन के उपलक्ष्य में तुम्हें बाइसाइकिल ला करके देंगे। यद्यपि उसे समझाया भी जाता है, लेकिन फिर भी बेटा 8 वर्ष का एक बालक है, उससे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चे बच्चे ही होते हैं और वह अपनी कोई मनपसंद की जो चीज़ होती है, जब उनके मन के अंदर उसकी ख्वाहिश बढ़ जाती है तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक वो जिद करते रहते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इस तरह से इस तीसरे प्रश्न का उत्तर कि पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का परिचय मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप अपने शब्दों के अंदर इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। फिर आगे प्रश्न आता है बेटा, पाजेब कहानी की मूल संवेदना पर अपने विचार प्रकट कीजिए बेटा। पाजेब कहानी की मूल संवेदना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए बेटा, ये जो कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इस कहानी के अंदर लेखक ने पूरी तरह से इस कहानी को सजीव बनाया है, जिसमें रोचकता, रोचक भी है, सशक्त भी है और यह अपने आप में हृदय स्पर्शी भी है, मार्मिक भी है। पाजेब खो जाती है। पाजेब खोने पर पहले घर के नौकर बंसी पर शक और बाद में आशुतोष को अपराधी माना जाता है। अब वो ठहरा एक बालक और बालक होने के कारण वो अपनी जो स्थिति है उसको वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है। अंत में कहानी के बुआ आती है, तब वास्तविक स्थिति है वो स्पष्ट होती है, क्योंकि पाजेब है वो बुआ के समय, बुआ जब पहले आई थी तो उसके साथ वो चली गई थी और फिर जाकर के आशुतोष निरपराधी सिद्ध होता है। तो इस कहानी के अंदर बाल मनोविज्ञान का पूरी तरह से चित्रण किया गया है। इसके अलावा एक 8 वर्ष का आशुतोष है, वो एक 8 वर्ष का बालक है। पाजेब के खोने की शंका उस पर की जाती है। बातचीत के तरीके से, तो उसके पिता का बातचीत करने का ढंग है, उससे चोरी उससे स्वीकार करवाई जाती है। तो यहाँ कहानीकार ये बताना चाहता है कि कभी भी बच्चों को शक संदेह के आधार पर उन्हें दोषी नहीं मानना चाहिए। बात ये बच्चों की नहीं है बेटा, चाहे बड़ों के ऊपर इस प्रकार का संदेह शक किया जाए। प्राथमिक कर्तव्य हमारा यही बनता है कि जब ऐसी कोई घटना हमारे सामने आती है तो उस घटना के लिए हमें सबसे पहले उन प्रमाणों को, सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको जुटाना चाहिए। जब तक उस घटना से जुड़े हुए कोई सबूत प्रमाण हमारे पास नहीं है तब तक हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते बेटा, किसी को हम अपराधी नहीं कह सकते या किसी को दोषी ठहराने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। अगर ऐसा हम करते हैं बच्चों के साथ तो ये बच्चों के साथ बड़ों का अन्याय है बेटा। और ऐसा अन्याय अगर बच्चों के साथ किया जाता है तो बच्चे बुरे मार्ग पर, कुमार्ग पर अग्रसर भी हो सकते हैं, क्यों वो सहम जाते हैं। मूल संवेदना कहानी की यही है
कि बच्चों के साथ हमें प्रेम, प्यार, स्नेह व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कभी भी बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कहानीकार ने सत्य वो भी स्थापित किया है कि बच्चों का मन, बुद्धि कोमल होती है, वो टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के तर्कपूर्ण ढंग से कहने की क्षमता उनके पास नहीं होती है। उनका स्वभाव बड़ा नाजुक होता है, कम बोलते हैं और अपने अपराध को छिपाने की तर्कपूर्ण क्षमता उनके पास नहीं होती हैं। उनको भावनाओं या फिर बौद्धिक जाल में उलझाना और फिर उनसे सत्य जानना यह उचित नहीं है। भावनाओं और बौद्धिक प्रश्नों में उलझा करके और उनसे अगर सत्य हम उगलवाना चाहे तो ये तरीका भी सही नहीं है। होता क्या है इससे सत्य की जगह असत्य और अर्थ की जगह अनर्थ भी हो जाता है। हम जानते हैं कि जो आशुतोष है वो निरपराधी है, अपराधी नहीं है, किंतु अपराधी हालात और परिस्थितियों के कारण परिवार की तरफ से जो माहौल उसके सामने खड़ा किया जाता है उससे वो अपराधी बन जाता है। कहानीकार ये बताने की कोशिश की है बेटा कि बालकों को शंका के आधार पर कभी भी अपराधी नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हमें ठोस सशक्त जो प्रमाण सबूत है वो इकट्ठे करने चाहिए और बच्चों के साथ हमेशा स्नेहपूर्ण, कोमल, प्रेम, प्यार व सहानुभूति से भरा हुआ जो व्यवहार है वो करना चाहिए। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर है कि बच्चों पाजेब कहानी की जो मूल संवेदना है उस पर अपने विचार, जैसे आपको मैंने बताया है, मेरे बताए हुए शब्दों के आधार पर आप अपने शब्दों के अंदर इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा अपने प्रश्न संख्या 5। इसमें पाठ में आए निम्नलिखित गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या करनी है बेटा। व्याख्या करवानी है, आप बतानी है आपको। देखिए बेटा, पहली व्याख्या, मेरे मन में उस समय दबाव ठीक नहीं है। पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति दे रखी है। तो पाठ्य पुस्तक इस समय सभी बच्चों के पास है। तो देखिए बेटा, आप इस पाठ यानी पाजेब पाठ की प्रश्न संख्या 90 पर आइए और इसमें देखिए बेटा प्रश्न संख्या जो 90 है, मेरे मन में उस समय दबाव ठीक नहीं। ये 90 और 91 दोनों पर है। प्रश्न संख्या 90 की अंतिम पंक्ति, मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से दबाना ठीक नहीं है। यहां तक है ये व्याख्या। वही बात बेटा पूर्व की वीडियो में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जब आपके पास चाहे गद्य भाग से पद्य भाग से किसी भाग से कोई भी व्याख्या हो, सबसे पहले उसका प्रसंग, 4 बिंदु होते एक व्याख्या के लिए, पहले प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो अब एक और ध्यान रखना, इस पाठ में से चाहे कितनी भी व्याख्या हो, प्रसंग आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है बेटा। प्रसंग क्यों? क्योंकि प्रसंग एक ही रहेगा बेटा। अब यहां हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ पाजेब शीर्षक से अवतरित है या पाजेब से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी है। यह आपका प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद में संदर्भ, संदर्भ जो होगा, विषय जो होगा वो अलग अलग होगा बेटा, प्रत्येक व्याख्या का अलग होगा। तो यहां लेखक ने बताया कि बच्चों के साथ हमने इसको पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में मूल बात इसका जो विषय है वो हमारे समझ में आ गया बेटा। तो अब हम लिखेंगे, लेखक यहां बताना चाहता है कि बच्चों के साथ कभी भी, यानी बच्चे अगर अपराध करते हैं तो बच्चों अपराध करते हैं तो उनके साथ कभी भी रोष, उनके साथ रोष नहीं प्रकट करना चाहिए, शक्ति से पेश नहीं आना चाहिए, उनसे करुणा से, प्रेम प्यार से, सहानुभूति से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो उनका मन, बुद्धि बड़ी कोमल होती है बेटा। कोमलता का व्यवहार करना चाहिए।
अगर ऐसा हम करते हैं तो उनके भीतर का सत्य है वो बाहर आ जाता है। बच्चों से सत्य उगलवाने के लिए उनके साथ बच्चे बनना चाहिए बेटा, कोमल, प्रेम, प्यार, अनुभूति से पेश आना चाहिए। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब व्याख्या आप अपने शब्दों में लिख सकते हो बेटा। जैसे मान लो लेखक के अनुसार, लेखक बता रहा है कि मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। कि कब की बात है? जब उसे यातना दी जा रही थी, उसे डराया धमकाया जा रहा था, तब उसके मन में, लेखक के मन में यह बात आई, तरह तरह के सिद्धांत आए, अलग अलग सिद्धांतों के विचार आए। उस समय लेखक ने तय किया, निश्चित किया कि अगर कोई अपराध करता है तो अपराध करने वाले के प्रति दया दिखानी चाहिए, क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रेम प्यार से हम उसके भीतर की अपराध प्रवृत्ति है उसको जीत सकते हैं। डर से, आतंक से दबाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे ज्यादा भयभीत होते हैं, डरते ज्यादा है। यह आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद में विशेष में 1 नंबर, बच्चों से सत्य उगलवाने के लिए उनके साथ प्रेम, प्यार, सहानुभूति, करुणा का भाव प्रकट करना चाहिए। इसके बाद में भाषा है, सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है। शैली वर्णात्मक, आत्मकथात्मक, ये सभी व्याख्याओं में शैली एक जैसी रहेगी बेटा, ध्यान देना। वर्णात्मक है और आत्मकथात्मक। लेखक ने खुद ने अपने बारे में बताया बेटा, तो ये शैली लिखने का उनका तरीका है, वो क्या है? आत्मकथात्मक। तो ये आपकी मतलब जो व्याख्या है पहले पूरी हो गई बेटा। अब दूसरी देखिए बेटा, मुझे यह एक भारी डैश डैश भयावह हो सकती है। मुझे यह एक भारी डैश डैश भयावह हो सकती है। इसके लिए प्रश्न संख्या 91 पर देखिए बेटा, नीचे से 1 2 3 4 लाइनें छोड़ करके ऊपर पैरा दे रखा है। इस पैरे के अंदर तीसरी लाइन में देखिए बेटा, ऊपर से तीसरी लाइन, मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी, मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है। मैंने पूर्व में बता दिया बेटा, प्रसंग एक ही रहेगा, सिर्फ अब आपको संदर्भ बताना है। अब इस व्याख्या को पढ़ लिया, पढ़ते ही जो इसका संदर्भ है वो समझ में आ गया बेटा। अगर बच्चों के अंदर कोई बुरी आदत होती है, अपराध जैसी प्रवृत्ति होती है, उसके लिए बच्चे इतने दोषी नहीं होती है, जबकि दोषी कौन होते हैं? बड़े होते हैं, ऐसा लेखक ने बताया। अब व्याख्या करोगे। व्याख्या में लेखक के अनुसार मुझे यह एक भारी दुर्घटना, ये ऊपर का घटनाक्रम था कि ये जो काम है नौकर का नहीं है, आशुतोष पर शक किया जा रहा है। तब लेखक ने ये बात सुनकर के उसको लगा कि यदि आशुतोष ने चोरी की है तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे लिए, अच्छी घटना नहीं है। दुर्घटना बुरी है बेटा, बुरी बात के लिए कोई बुरी बात होती है वो दुर्घटना है। बुरा इसलिए कि बच्चे के अंदर क्या आ गया, हमारे बच्चों के अंदर ये अपराध, ये बुरी प्रवृत्ति आ गई है, चोरी करते हैं। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी किया तो उसका उतना दोष नहीं, बल्कि हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम। यहां लेखक ने सत्य को उजागर किया बेटा, उस सच्चाई को, कि बच्चों के अंदर ऐसी बुरी प्रवृत्ति आती है, चोरी है, झूठ बोलते हैं, और कोई गलत आदत उनके अंदर है। उसके लिए बच्चे दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी कौन है? बड़े हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए न केवल अच्छे संस्कार चाहिए, बल्कि अच्छे संस्कारों के साथ साथ अच्छा वातावरण भी चाहिए, माहौल जिसको कहते हैं। और उसने अगर चोरी की है आशुतोष ने, तो इसका मतलब है कि हम जो उसके सामने वातावरण, माहौल तैयार कर रहे हैं, उसको जो दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, और वो कमी हमारी ओर से रही है। तो मालूम होता, पता चलता है कि यह दोष, इतना दोष आशुतोष का नहीं है,
उसकी अपेक्षा हम ज्यादा दोषी हैं, उसके लिए हम ज्यादा उत्तरदायी हैं। बल्कि हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है। बच्चे के अंदर चोरी की जो आदत है, आज छोटी छोटी चीजों की चोरी करता है, कल बहुत बड़ी चोरी करेगा। आने वाले समय के अंदर एक वो नामी दामी चोर या डाकू भी बन सकता है, लुटेरा भी वो बन सकता है। तो वो तो आगे चल करके जहां उसे एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, अच्छा और सभ्य इंसान बनाना है, अच्छे संस्कार अच्छे माहौल दे करके, वहां तो वो गलत मार्ग पर बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति बेटा ये गलत मार्ग पर बढ़ता है, उसके पीछे कारण होते हैं। देखिए बेटा, इंसान जो होता है वो हमेशा सुमार्ग पर चलना चाहता है। हम देखते हैं समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुमार्ग पर चलते हैं। अब कुमार्ग के जो लोग होते हैं, उन्होंने कुमार्ग को क्यों चुना, उस ओर वो क्यों प्रवृत्त हुए, अपराधी क्यों बने, गैंगस्टर क्यों बने, गुंडे मवाली क्यों बने, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण रहे हैं। और वो कारण है, हो सकता है माता पिता, हो सकता है उनकी संगति, हो सकता है उनके मित्र बंधु आदि, कहीं से भी ये बुरे संस्कार बुरी चीजें हैं, जो बुरा माहौल है वातावरण है, वो उनमें आ सकता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो नशे की बुरी प्रवृत्ति के अंदर संलग्न हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, माँ बाप यद्यपि उनको ऐसी चीज उपलब्ध नहीं करवाते हैं बेटा। कोई माँ बाप नहीं चाहता है बेटा, हर माँ बाप अपने संतान वो अच्छे से अच्छे देने का प्रयास करता है। वो चाहता है उसके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने, अपने पैरों पर खड़े। लेकिन जब बच्चे पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके मित्र मंडली, उनकी संगति जिसको कहें बेटा, उसका दुष्प्रभाव, कुसंग का जोर बड़ा भयावह होता है बेटा। कुसंगति का जो प्रकोप होता है, जोर, बुखार, ताप जो होता है, प्रभाव जो होता है, असर होता है, वो बड़ा भयानक होता है। वो कुसंगति के शिकार हो जाते हैं और उस कुसंगति की दलदल के अंदर इतने खो जाते हैं, इतने अंदर तक तय तक चले जाते हैं कि चाह करके भी फिर उससे वो बाहर नहीं निकलते। चलिए बेटा, खैर मैंने आपको थोड़ा जोर से ज्यादा बता दिया, आगे बात चली गई है। तो बात ये चल रही है बेटा कि आशुतोष ने चोरी की है, तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है, बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है। तो इस तरह से आप व्याख्या है वो कर सकते हो बेटा। आओ इसके बाद में विशेष में 1 नंबर लिख दीजिए, बच्चों के सामने अच्छा संस्कार उपलब्ध करवाना, अच्छा वातावरण है वो तैयार करना चाहिए, ताकि वो अच्छे संस्कारवान बन करके अच्छे संस्कारवान नागरिक बन सके। इसके अलावा भाषा है सरल सहज प्रवाहमयी है, और शैली है वो वर्णात्मक और आत्म परख रही है बेटा। फिर अगली व्याख्या आत्मकथात्मक, शैली वर्णात्मक और आत्मकथात्मक। तीसरी व्याख्या, बच्चे में चोरी की डैश डैश नहीं, बच्चे में चोरी की नहीं हो सकती। तो ये देखिए बेटा आप, तो संख्या आगे आप चलिए बेटा एक बार गय को छोड़ करके घय पर आ जाइए। अंतिम व्याख्या इसकी, राजनीति राष्ट्र रंग फैलाती है, राजनीति राष्ट्र रंग फैलाती है। प्रश्न संख्या 99 निकाल लीजिए बेटा। ये अंतिम पंक्तियों से ऊपर आइए आप, फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। इसके बाद में ये शुरू होती है, राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है, यह भार स्त्रियों पर टिकता है, कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ बदला जाएगा, और संदर्भ में आपको बताना है बेटा, लेखक बता रहा है कि बात राजनीति की है। एक बड़े स्तर की राजनीति होती है, एक छोटे स्तर की राजनीति होती है। तो देखिए बेटा, वो कह रहा है राजनीति, ये पूरा घटनाक्रम कहानी का जो चला है उसमें वो अंत में ये बात कहते हैं कि राष्ट्र की ही राजनीति नहीं होती, बल्कि आसपास की भी राजनीति, छोटे स्तर की राजनीति को लेकर के अपनी बात कही है बेटा। अब
व्याख्या बेटा, संदर्भ के बाद में व्याख्या। लेखक बताना चाहता है कि राजनीति राष्ट्र की नहीं बल्कि छोटे स्तर पर भी होती है, मोहल्ले में भी, आस पड़ोस में भी, छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, छोटे छोटे विषयों को लेकर के चर्चाएं चलती रहती है, और उसके पीछे हमेशा हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, और जो जिसका जैसा स्वार्थ होता है उसकी पूर्ति के लिए वो उसी रूप के अंदर बात करता है, उसी तरह की वो राजनीति करता है। और ये भार स्त्रियों पर टिकता है, विशेषकर इस प्रकार के आस पड़ोस के अंदर, मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं स्त्रियां खूब करती है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है, फैलती रहती है बेटा। जैसे मान लो पाजेब है, खो गई है, उस बात को लेकर के सुन्नू को पीटा जाता है, तो इस बात को लेकर के बहुत इसके ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं, चारों तरफ तरह तरह की बातें उभर करके आ रही है। हो सकता है आशुतोष के माता पिता को दोषी माना जा रहा हो सकता है आशुतोष को दोषी माना जा रहा हो, या कोई भी अन्य कारण जो भी रहा हो। इस तरह से इन विषयों को लेकर के आपस के अंदर जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ती रहती है, बातचीतें उनकी चलती रहती है। तो यह है, राष्ट्र की राजनीति नहीं होती है बल्कि छोटे स्तर की भी राजनीति होती है, और यह काम विशेष करके स्त्रियों का होता है, क्योंकि आसपास की जो घटनाक्रम चलता रहता है, व्यक्ति जहां रहता है उसका परिवार होता है, घर होता है, उसके आसपास का माहौल में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के स्त्रियां हैं वो खूब फब्तियां हैं वो कसती रहती है। ये चर्चाएं आसपास के अंदर रंग है वो फैलाती रहती है, बातचीत उनकी जारी रहती है बेटा। और इसके बाद में हम इसका विशेष लिखेंगे, तो छोटे स्तर की राजनीति के अंदर विशेष में 1 नंबर लिखोगे कि छोटे स्तर की राजनीति के अंदर स्त्रियों की भूमिका का भी लेखक ने चित्रण किया है, यानी स्त्रियों की भूमिका भी खूब होती है। और भाषा 2 नंबर, भाषा सरल है, सहज है, प्रभावमयी है। और इसके बाद में शैली है वो वर्णनात्मक है और आत्मकथात्मक रही है। इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर लोगे बेटा। ये बेटा इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको करवाए हैं। और इसके बाद में अपने जो अगला पाठ है इस पुस्तक का, सरयू का आलोपी, महादेवी वर्मा की जो ये रचना है, इस पाठ को अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।